हेलो बच्चों, यू आर वेलकम एट चौधरी पाठशाला। मैं चौधरी सर आपको फिजिक्स का कुछ फार्मूला बताएंगे। पहला बोर्ड का पेपर आपका फिजिक्स का है और फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको बताया जाएगा जहां से क्वेश्चन आने का बहुत अधिक संभावना है। आप इसको अवश्य देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम फार्मूला फॉर द लाइट चैप्टर। Right. So here you know what is the number of images formed and the two mirrors are inclined at an angle theta. So number of images का क्या फॉर्मूला होता था? 360 डिग्री अपॉन थीटा। ये यदि हम लोगों को ओड है जो हो जाए तो सही है, नहीं तो हो जाएगा हम लोगों को 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। और यदि फ्रैक्शन आ जाए तो n इज इक्वल टू कितना हो जाता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद रखोगे। स्नेल्स लॉ आप जानते हो। स्नेल्स लॉ क्या होता है? μ1 स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आप जानते हो। μ1 sin i इज इक्वल टू क्या हो जाता है? μ2 sin r। आप ये याद रख सकते हो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन हम लोग को हो जाता है माइनस v अपॉन। मैग्निफिकेशन होता है माइनस v अपॉन u। और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का क्या फॉर्मूला होता है? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/f इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका बताइए? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और m इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाता है v/u। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 1 upon f equivalent is equals to 1/f1 plus 1/f2। और इक्विवेलेंट पावर का क्या होता है? P is equals to P1 प्लस क्या होता है? ओके, सो ये हम लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रिज्म का फार्मूला हम लोगों का क्या होता है? प्रिज्म से रिलेटेड फार्मूला। सो यदि हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म है और यहाँ से हम एक डायग्राम यदि प्लॉट कर दे, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r1 r2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस i1 i2 है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग का होता है a इज इक्वल्स टू r1 प्लस क्या हो जाता है? r2। डेविएशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है i1 प्लस i2 माइनस a। और मिनिमम डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाता है हम लोग को y माइनस a। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का के लिए क्या फॉर्मूला होता है? न्यू इज इक्वल्स टू, तो ये होता है हम लोग sin a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन कितना हो जाएगा? sin a बाई 2। ये प्रिज्म से रिलेटेड फॉर्मूला होता है। फॉर स्मॉल एंगल क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल्स टू a इनटू म्यू माइनस 1। ये होता है आपका जब एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल। डेविएशन किस कलर का अधिक होता है आप ये बताओ? डेविएशन, तो सबसे अधिक डेविएशन होगा वायलेट का और सबसे कम होगा क्या? रेड का। डेविएशन सबसे अधिक होगा वायलेट, सबसे कम होगा रेड। म्यू का मान सबसे अधिक होता है वायलेट के लिए और सबसे कम होता है किसके लिए? रेड के लिए। देखिए सब कितना इंपॉर्टेंट है। म्यू किसके लिए अधिक होता है? डेल्टा। अब देखिए सो ये हो गया म्यू एंड डेल्टा। वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? जानते हो रेड का ज्यादा, वायलेट का कम। बट फ्रीक्वेंसी किसका अधिक होता है? वायलेट का फ्रीक्वेंसी अधिक होता है और रेड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम होता है। अच्छा ये बताओ किस कलर के लिए फोकल लेंथ अधिक होता है बताओ? यदि हम लोग का एक व्हाइट लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ तो ये जो डिस्पर्स करेगा तो सबसे अधिक डिस्पर्सन किसका हो जाएगा? सबसे अधिक डेविएशन किसका हो जाएगा? वायलेट का सबसे अधिक होगा, रेड का कम। इस आधार पे देखो तो वायलेट कलर का फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा रेड से, और येलो कलर को हम मीन कलर कहते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि येलो कलर का जो फोकल लेंथ होता है ये होता है अंडर रूट वायलेट। आप इनको कितना होता है
एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। तो ये है रफली, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए रे ऑप्टिक्स। यदि हम वेव ऑप्टिक्स में बात करें तो आपको ये निश्चित रूप से याद रखना चाहिए कि फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस? डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है k डेल्टा x, राइट? और डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू कितना डेल्टा x। इसको कहते हैं हम पाथ डिफरेंस और इसको कहते हैं हम लोग फेज डिफरेंस। सो दो तरह का डिफरेंस होता है फेज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे रिलेशन होता था कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है बताओ? कंस्ट्रक्टिव के लिए लोगे तो फेज डिफरेंस कितना होता है बताओ? इवन पाई होता है, 2n पाई। और पाथ डिफरेंस क्या होता है बताओ? n लैम्डा होता है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए यदि हम बात करें, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बराबर यदि हम बात करें तो कितना होता है? 2n माइनस 1 ओड पाई हम कह सकते होगा। और डेल्टा x will be equals to 2n minus 1 lambda by 2. Odd multiple of lambda by 2 and this is multiple of lambda. For understanding, so the constructive और destructive interference का पोजीशन हो गया। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? इस पे क्वेश्चन आता है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ यदि हम देखें तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी। तो ये हम देख रहे हैं यदि हम ये डी स्लिट के बीच का डिस्टेंस यदि घटाएंगे, अच्छा यदि हम पाथ में स्लैट इंसर्ट कर देते हैं तो फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, स्लैट इंसर्ट करने से फ्रिंज विड्थ बीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। इंटरफेरिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड का क्या फार्मूला होता है? यहाँ यदि एम्पलीट्यूड का दो वेव्स मर्ज कर जाएगा, एक वेव्स होगा, तो यहाँ इंटर एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है आई थिंक a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। एंड इंटेंसिटी का क्या होता है फार्मूला बताओ? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। शॉर्ट टाइम में मतलब कम समय में अधिक से अधिक फार्मूला पे नजर डालने के लिए तुम एक बार ये पूरा वीडियो देख सकते हो, इससे तुमको फायदा होगा। और जो मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसको तो निश्चित रूप से देखो, सारा वीडियोस देखो, तुमको बहुत फायदा होगा इस डिस्कशन से। सो होगा I1 प्लस I2 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 एंड दिस इज cos phi। ना यदि दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सेम, यदि हम लोग जो दो वेव्स यूज करते हैं उसका एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड सेम है, तब हम लोग का एम्पलीट्यूड सेम है, तब इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा। देखो ये भी क्वेश्चन आता है। सो यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a0 cos वेक्टर समेशन हो जाएगा। दोनों के बीच का फाई है तो ये हो जाएगा cos phi बाय कितना हो जाएगा? 2a0 cos phi बाय 2। और इंटेंसिटी का बात जब होती है तो ये हो जाता है 4i0 cos स्क्वायर, इसी का स्क्वायर हो जाएगा तो 4i0 cos phi बाय 2। मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या फार्मूला होता है जरूर याद रखो, ये हो जाता है मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाता है हम लोगों का अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी हम लोग का हो जाता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। डिफ्रैक्शन से रिलेटेड तुम रिजल्ट याद रख सकते हो, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन से रिलेटेड हम रिजल्ट याद रख सकते हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखो यहाँ से जो लाइट पास करता है तो आप जानते हो कि यहाँ सेंटर पे जो है एक ब्राइट मिलेगा फिर छोटा ब्राइट, इस तरह का जो पैटर्न होता है ये किसके लिए होता है? और इसी के बारे में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। जो फर्स्ट मिनिमा है देख रहे हो, ये फर्स्ट मिनिमा इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट मिनिमा। तो इसका जो हम पोजीशंस लेते हैं तो क्या होता है? यहाँ मिनिमा का पोजीशंस हम लोग का हो जाता है, मिनिमा का पोजीशंस के लिए हम लोग लेते हैं d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड d
थीटा एंगुलर पोजीशन लोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय डी, और थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज d theta is equals to lambda, so theta will be equals to lambda upon d। और इसका विड्थ, एंगुलर विड्थ का यदि बात होगा क्या होगा, एंगुलर विड्थ का यदि बात होगा तो कितना हो जाएगा, एंगुलर विड्थ यदि लोगे तो होगा 2 थीटा यानी 2 लैम्डा डी बाई डी। और लीनियर विड्थ का यदि बात होगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर विड्थ का यदि बात होगा तो कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू, और इसका दुगुना होता है, ये जो हम लोग इंटरफेरेंस में पढ़े थे इसका दुगुना तो 2 लैम्डा डी अपॉन कितना होता है टी। तो इससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। या फ्रिंज विड्थ याद रखना, ये क्वेश्चन स्लैब यदि इंसर्ट करेंगे तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन यदि हम पूरे एपरेचर्स को पानी में इमर्स कर देंगे तो लैम्डा वहां पे क्या होगा, कम जाएगा, तो बीटा भी क्या होगा कम। इस तरह से देखो, यदि तुम्हारा वायलेट और रेड का यदि विड्थ निकालो तो रेड का विड्थ ज्यादा होगा और वायलेट का क्या होगा, कम होगा। क्यों, रेड के लिए लैम्डा का मान क्या होता है, अधिक होता है, और वायलेट के लिए क्या होता है, कम होता है। सो ये चीज आपको समझना है। सो देखो यहाँ पे जो है हम लोगों का और पोलराइजेशन का हम लोग का कुछ कंसेप्ट है। देखो पोलराइजेशन से ये क्वेश्चन बराबर आएगा कि कौन सा फेनोमेना है जो ये डिसाइड करता है कि लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव्स, लाइट जो है कैसा है, ट्रांसवर्स। देखो वेव है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिफ्रैक्शन डिसाइड कर सकते हैं, इंटरफेरेंस डिसाइड कर सकता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स, ये वेव है, ये यहां से डिसाइड हो रहा है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ये कहां से डिसाइड हो रहा है, तो ये पोलराइजेशन की वजह से डिसाइड हो पा रहा है। और पोलराइजेशन में जो सिंपल रिजल्ट होता है कि यदि हम लोगों का दो पोलराइड हैं और इसके बीच का कुछ एंगल है थीटा, एक्सिस के बीच का एंगल क्या है थीटा, और यदि इंसिडेंट इंटेंसिटी है I नॉट तो ये हो जाएगा I नॉट बाय 2, और पास्ट वेव का इंटेंसिटी कितना होगा I नॉट बाय 2। इसको मेलस लॉ कहते हैं, मेलस लॉ, I नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। और ब्रूस्टर लॉ, तो ब्रूस्टर्स लॉ का क्या होता है, ब्रूस्टर लॉ में क्या होता है, आपका जो ये एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी होगा तो इसका यदि रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तब हम लोगों का जो है ये क्या होता है, तब इसका ये वेव्स पोलराइज्ड हो जाता है, रिफ्लेक्टेड वेव्स पोलराइज्ड होता है, ये पोलराइज्ड नहीं होता है। पोलराइज्ड कौन होता है, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है पोलराइज्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का हो जाता है म्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाता है कितना 10 IP, यहाँ से रिलेशन आता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रूस्टर लॉ। सो अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग कुछ फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल फार्मूला होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होता है, यानी चार्ज डेंसिटी होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है Q बाय R, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बताओ, ये होता है Q बाय S सरफेस एरिया, और हम लोग का होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन क्या होता है P। ये आप फार्मूला जानते हैं, ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बताओ, कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ होता है F इज इक्वल्स टू कितना K Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटा क्या R स्क्वायर। और यदि हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में दे देंगे तो ये फोर्स एप्सिलॉन R टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। यदि किसी मीडियम में यदि हम लोग फोर्स निकालें तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, किसी मीडियम में यदि हम लोग फोर्स निकालें तो ये फोर्स एयर में जो फोर्स है वो एप्सिलॉन R टाइम्स घट जाएगा, या फिर इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक टर्म्स आ जाएगा क्या एप्सिलॉन R, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना होगा R स्क्वायर। सो ये हो गया हम लोग फोर्स हो गया बिटवीन टू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है फार्मूला, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज F by Q ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम सिचुएशनली वेक्टर मेथड से जोड़ भी सकते हैं। जैसे छोटे-छोटे क्वेश्चन यदि आप बनाओ कि मान लो कि यहाँ पे हम लोग का प्लस q चार्ज दे दिए, यहाँ पे माइनस q, यहाँ पे माइनस q, इसका लेंथ l है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है और इस पे हमको फोर्स पूछ रहे हैं। यहाँ पे फोर्स तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे F में कितना हो जाएगा, √3F हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 के q स्क्वायर अपॉन व्हाट l स्क्वायर etc। से इलेक्ट्रिक किसी चार्ज पे मान लो इलेक्ट्रॉन पे यदि हमको फोर्स पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा e। इलेक्ट्रॉन का यदि हमको एक्सेलरेशन लिखना है तो फोर्स बाय क्या हो जाएगा, मास, सो दिस विल बी e अपॉन m। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगता है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और सॉरी इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। F बराबर जो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए तो माइनस e होगा, सो E और F का डायरेक्शन अपोजिट होगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए, जबकि प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, सेम होगा। प्रोटॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन पे जो है फोर्स वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, इसको तुम देखोगे। देखो डाइपोल से रिलेटेड क्या कुछ रिजल्ट है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अभी हम बहुत फास्ट में बोल रहे हैं और बोलना भी है, अभी आप सब पढ़े हुए हो, एक शब्द भी कान में पड़ेगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा। और एक साथ आपको इतने सारे फार्मूला जो है यदि आप आधा घंटा में रिकॉल कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फार्मूला सब है, जो मुख्य फार्मूला है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से इसको पूरा देखो ना। डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल आपका होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच का स्मॉल डिस्टेंस हो तो डाइपोल है। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है और ये कैसा क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल जो है वो कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, q इनटू कितना होता है, d होता है। एक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का होता है q इनटू चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। अब डाइपोल से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट होगा कि यदि हम लोग का ये माइनस q एंड प्लस q एक डाइपोल है और यहाँ ये r है और ये थीटा है, तो pr का मान थीटा पोजीशन पे यदि आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है बताओ, तो ये हो जाता है kp cos थीटा अपॉन कितना r स्क्वायर। रिमेंबर पोटेंशियल में जनरली होता है k q बाय r, लेकिन डाइपोल में चूंकि एक r का डायमेंशन ऊपर आ गया तो फार्मूला हो गया kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बताओ, ये होता है kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 1। अब यहाँ पे दो तरह का बात आ सकता है, यदि ये डाइपोल है मान लो माइनस q एंड प्लस q डाइपोल है तो इसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पे क्या होगा और इसके ब्रॉड सेट ऑन पोजीशन यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होगा। सो यहाँ पे यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो हो जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब एंड पोटेंशियल लोगे तो kp अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर। यूजिंग दिस फार्मूला थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और 3 1 कितना हो गया 4। जबकि हम यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो कितना हो जाएगा, देखो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये सीधे 1 बचा। तो मेरा फार्मूला आ रहा है kp अपॉन r क्यूब और पोटेंशियल आ रहा है cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो याद रखेंगे डाइपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ दुगुना होता है, दुगुना। और इसका यदि फोर्स का डायरेक्शन लोगे तो देखो यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन ये है और इसमें फोर्स का डायरेक्शन, ये दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये बीच का एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा यहाँ। और जबकि यहाँ पे ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, E और P क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज याद रखो कि यहाँ एक्सिस पे फील्ड ज्यादा होता है, पोटेंशियल भी kp बाय r स्क्वायर, पोटेंशियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका दूसरा नाम होता है ब्रॉड साइड ऑन, क्या होता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो यहाँ पे यदि हम लिखते हैं तो पोटेंशियल 0 होता है और फिर kp बाय r क्यूब होता है। अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि डाइपोल पे टॉर्क का क्या फार्मूला होता है। यदि टॉर्क का फार्मूला हम लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू होता है p क्रॉस e। टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, p क्रॉस e
एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस पी डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है पीई cos थीटा 1 माइनस क्या होगा cos थीटा 2। यदि हम कंटिन्यूअसली चार्ज्ड रिंग है उसके एक्सिस पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लिखें तो क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है। यदि इसका साइड लेंथ ax, ये स्लाइड एज हम लेते हैं, इस पे q चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kqx अपॉन ये स्लाइड एज का q, या इसको हम लिख सकते हैं kqx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, और x इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पे, x इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो ये डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का कुछ जिक्र नहीं किए, तो चलो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल का हम लोग जिक्र करेंगे। यदि ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा k Q1 Q2 अपॉन r। और किसी एक चार्ज, ये पोटेंशियल एनर्जी पेयर में होता है, जैसे ये सब तुमको इजीली पूछा जा सकता है, Q Q Q है और ये L डिस्टेंस है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो k Q स्क्वायर अपॉन L, और किससे गुना कर लेना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये पोटेंशियल। जबकि हम पोटेंशियल का फॉर्मूला यदि लिखें तो V इज इक्वल हो जाता है k Q अपॉन क्या R। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू k Q अपॉन R। और पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होता है, तो E इज इक्वल टू पढ़े हैं माइनस dV अपॉन dr होता है, और dV इज इक्वल टू तो हम क्या देख सकते हैं माइनस E डॉट क्या होता है dr। तो ये आप जरूर याद रखो, इस पे क्वेश्चन रह सकता है, समझ लीजिए। इस तरह से यदि आप फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन हो तो F इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr होता है। सो du इज इक्वल टू यदि आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस F डॉट कितना dr हो जाएगा। ये है फील्ड एंड पोटेंशियल में डेफिनेशन रिलेशन। गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ रिजल्ट हम देख सकते हैं, गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ रिजल्ट। परंतु इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, E डॉट क्या होता है A होता है, या इसी को हम कभी-कभी लिखते हैं E डॉट ds लिखते हैं। और ये जो है हम लोग का इक्वल्स हो जाता है Q इनसाइड अपॉन कितना हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो छोटे-छोटे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हॉलो स्फीयर पूछ सकते हैं। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है यदि इस पे चार्ज प्लस Q हो तो, और बाहर में यदि हम लोग r डिस्टेंस पे यदि लिखे तो E इज इक्वल टू कितना हो जाता है, पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला हो जाता है k Q अपॉन r स्क्वायर। और इसका ग्राफ लोगे तो यहाँ तक तो कोई फील्ड है नहीं, तो फिर इसके बाद हम लोगों का ग्राफ हो जाएगा r इज इक्वल टू r तक हम लोग का ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। चलो इसके साथ हम इसका पोटेंशियल का भी फार्मूला लिख लेते हैं। देखो हॉलो स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, और ये सरफेस पर के पोटेंशियल के बराबर होता है। यदि इसका रेडियस r हो तो पोटेंशियल हम लोग का हो जाएगा kq अपॉन r। और यदि हम लोग बाहर में यदि हम बात करें आउटसाइड, यानी ये हो गया इनसाइड, ये कहाँ हो गया इनसाइड। यदि हम v इज इक्वल टू आउटसाइड बात करें तो सिंपली होगा kq बाय r। सिमिलर टू पॉइंट चार्ज किसके तरह होता है, सिमिलर टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये फार्मूला आप इजीली याद रख सकते हो। ये हम लोग HS हो गया हॉलो स्फीयर। इस तरह से यदि हम बात कर सकते हैं सॉलिड स्फीयर का बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉलिड स्फीयर क्या है। तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड यदि हम लोग का डिस्कशन हो कि फील्ड क्या होता है, ये है SS सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर यदि हम लोग लेंगे इनसाइड, सो इनसाइड E इज इक्वल टू कितना हो जाता है KQR अपॉन कितना RQ, यानी यहाँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ये होता है इनसाइड, कहाँ होता है ये आप जानते हो कि इनसाइड होता है।
जबकि आउटसाइड यदि आप लिखोगे तो E बराबर सिमिलर टू पॉइंट चार्ज हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, और इस केस में E वैरी जाएज 1 अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर। और इसका ग्राफ यदि आप देखो तो अंदर में लिनियरली वैरी किया, बाहर में हाइपरबोलिकली डिक्रीज कर गया फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ है। जबकि हम पोटेंशियल का बात करें तो अंदर में एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला आता है, और ये हो जाता है हम लोगों को KQ अपॉन R क्यूब 1.5 R स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल r स्क्वायर। 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हो, इसको 1/2 भी लिख सकते हो। ये इनसाइड का फार्मूला है, कहाँ है? इनसाइड। और आउटसाइड का यदि बात होगा तो क्या हो जाएगा? आउटसाइड लोगे तो सिंपली KQ अपॉन कितना हो जाएगा R। अच्छा, अब द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर पोटेंशियल क्या होगा? ये चीज आप कभी-कभी पूछा जाता है कि हॉलो स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? टेल मी। इसके सेंटर पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? V हो जाएगा KQ अपॉन R क्यूब, और सेंटर में तो R का मान 0, तो ये हो गया 1.5 R स्क्वायर, एंड आवर रिजल्ट इज 3/2 KQ अपॉन व्हाट? और यदि सरफेस पे, ये सेंटर हो गया, और सरफेस पे लोगे तो KQ बटा R, तो आप कह सकते हो ये सरफेस पे हो गया, सरफेस। तो सरफेस सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस से भी 3/2 टाइम्स क्या है? बड़ा है। हाँ, ये ग्राफ जो हम लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, यदि इसमें पोटेंशियल का यदि ग्राफ लिखा जाता है तो कुछ इस तरह का, देखो पोटेंशियल सबसे अधिक सेंटर पे हुआ, फिर यहाँ ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिकली ये डिक्रीज किया अप टू रेडियस, और उसके बाद हाइपरबोलिकली डिक्रीज किया टू R। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन E एंड R। तो ये हॉलो स्फीयर के कारण आपका क्या हो गया? हॉलो स्फीयर का फील्ड एंड पोटेंशियल हो गया। ध्यान दिया? हाँ, यहाँ पे यदि हम लिखेंगे, यदि हम लोग का कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर के यदि हॉलो सिलेंडर है, यदि ये हम लोग का हॉलो सिलेंडर है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हॉलो सिलेंडर HS, हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। और बाहर में यदि हम r डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो इसका यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो ये हो जाता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी इजी, E इज इक्वल टू हो गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जबकि यदि हम लोगों को हॉलो, यदि हम लोगों को सिलेंडर है, ओके, हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पे मतलब सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के यदि अंदर हम लोग ले अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हम लोग अभी 0 नहीं होगा, E का मान हो जाएगा लैम्डा x, और हम कह सकते हैं लैम्डा r अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है, यानी E वैरी जायज r होता है। जबकि यहाँ पे लो तो E वैरी जायज क्या होता है? 1/r। बाहर में लो और बाहर वाला फार्मूला अभी जो है इसमें भी क्या होगा? वही होगा, ये इनसाइड हो गया, और यहाँ आउटसाइड यदि हम लोग लेंगे फार्मूला तो अभी भी सेम होगा दोनों के लिए। सो E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वेरिएबल r है, तो r वेरिएबल डिस्टेंस है। सो यहाँ भी हम बाहर में यदि हम देखें तो E वैरी जायज क्या हो गया? 1/r। इसका भी तुम ग्राफ लोगे E और R के बीच का तो क्या होगा? E और R के बीच का ग्राफ लोगे तो अंदर में लिनियरली वैरी किया और बाहर में ये क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। सो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से हो गया? हॉलो सिलेंडर, और ये हो गया हम लोग को सॉलिड सिलेंडर की वजह से हो गया। देखो नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट होगा, नॉन कंडक्टिंग तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन कंडक्टिंग यदि होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? नॉन कंडक्टिंग शीट के समीप यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ये कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। E और R के बीच का ग्राफ तो ना अप जाएगा ना डाउन, कांस्टेंट, और इसका फार्मूला हो जाता है E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। जब यदि कंडक्टिंग प्लेट हो, क्या हो? कंडक्टिंग प्लेट को हम 2 शीट मानते हैं, और देखो इसकी वजह से और इसके दोनों की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होते हैं। ये कंडक्टिंग प्लेट हो गया, शीट की कंडक्टिंग प्लेट, और कंडक्टिंग प्लेट की वजह से यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लिखें तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज सिग्मा अपॉन व्हाट? एप्सिलॉन नॉट हम लोग का हो गया कंडक्टिंग प्लेट के लिए, और कंडक्टिंग प्लेट के अंदर फील्ड क्या हो जाएगा? 0 इनसाइड। क्यों? इसके वजह से आगे और इसके वजह से पीछे, तो यहाँ पे फील्ड क्या हो गया?
0 हो गया। तो ये गॉस लॉ को भी हम अप्रोक्सीमेटली पूरा क्या किया, कवर कर चुके हैं। कैपेसिटर का हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। तो कैपेसिटर जो है ये भी एक ओम्स लॉ की तरह लॉ को फॉलो करेगा। ये मान लो मेरा एक एलिमेंट्स है कैपेसिटर, और इसका यदि पोटेंशियल यहाँ पे है VA और यहाँ पे क्या है VB, और ये चार्ज होल्ड करेगा। ये जो चार्ज जो होल्ड करेगा वो VA माइनस VB का क्या होता है, VA माइनस VB का प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा C, और VA माइनस VB को लिख लेते हैं V। सो Q इज इक्वल टू CV होता है। आगे बार-बार तुमसे पूछा जाएगा कि C किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे कि वोल्टेज पे। तो देखो C जो है वो सर्किट एलिमेंट्स है, लाइक रेसिस्टेंस हो या फिर इंडक्टेंस हो या फिर कैपेसिटर हो, ये एक सर्किट एलिमेंट है RLC, और ये जो है करंट या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके शेप साइज पे डिपेंड करता है। तो ये इसके शेप साइज पे डिपेंड करेगा, और दो प्लेट के बीच क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। Q एंड V पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, प्लेट के साइज पे डिपेंड करेगा, प्लेट के साइज पे डिपेंड करेगा। देखो पैरेलल प्लेट का यदि हम कैपेसिटी लिखते हैं तो यहाँ फार्मूला हम लोग आ जाता है C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यदि इसी प्लेट के अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो C बराबर क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट A के बाय क्या हो जाता है T, आप जानते हो। इसमें यदि हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का यदि फार्मूला लिखते हैं तो U इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C होता है, हाफ CV स्क्वायर भी होता है, हाफ Q इनटू V। ये समझ लो फार्मूला हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और एक बहुत दूसरा सा फार्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, किसका, एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में हो जाता है यही फार्मूला 1/2 म्यू नॉट V स्क्वायर, मैग्नेटोस्टैटिक डेंसिटी का फार्मूला हो जाता है। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स प्लस Q और माइनस Q और बीच का डिस्टेंस D, तो फोर्स तुम ये मत लिख देना KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, ये फोर्स यहाँ नहीं होता है। यहाँ फोर्स का फार्मूला होता है Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव भी रहेगा, क्यों, क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और ये D पे डिपेंड नहीं करता है। F जो है और D से स्वतंत्र होता है, आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ D का कोई टर्म नहीं है, तो ये फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ D पे डिपेंड नहीं करता, तो फोर्स का ये फार्मूला हो गया। फिर यदि हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का बात करें तो इसका कैपेसिटी हो जाता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसी में कभी-कभी आता है कि इसको n टुकड़ा में हम रिजॉल्व कर दें, तो तुम देखोगे कि इसका R जो है इसके R के तुलना में क्यूब रूट टाइम्स डिक्रीज कर दिया, तो कैपेसिटी भी इसका क्यूब रूट टाइम्स क्या हो जाएगा, C डैश जो है ये C बटा कितना हो जाएगा, क्यूब रूट n। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको तुम याद रखोगे। ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर यदि हम लोगों का हो तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस क्या हो जाता है 1/b। इसका मॉडल कौन बड़ा कौन छोटा है जाने दो। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर यदि हम लोग लेंगे तब इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी हो जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln a by ln b अपॉन कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया। सो कैपेसिटी सीरीज में क्या होता है, आप जानते हो सीरीज में क्या हो जाता है, C इक्विवेलेंट। सीरीज के लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, 1/C1 इज इक्वल टू 1/C2 1/C3, ये कहाँ का फार्मूला हो गया, सीरीज का। और पैरेलल में हम लोगों का C इक्विवेलेंट हो जाएगा हम लोग को C1 + C2 + C3, तो यहाँ कैपेसिटी का फार्मूला चेंज हो गया। एक चीज हम लोगों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, यदि दो कैपेसिटर है और इसके बीच शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, दो कैपेसिटर के बीच क्या होगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा C1 C2, तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है और कॉमन पोटेंशियल होता है। यदि इसका शुरू में पोटेंशियल V1 एंड V2 है, इस पे चार्ज शुरू में Q1 एंड Q2 है, तो देखो इसका कॉमन पोटेंशियल जो होगा
हाँ ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन हो जाएगा C1 प्लस C2, और तो लॉस ऑफ एनर्जी हम निकालेंगे डेल्टा ई, ये हो जाता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू व्हाट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का चलो हम कुछ फॉर्मूला लेके आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट में हम डिस्कस करें, तुम लोग देख सकते हो बहुत फास्ट में बहुत सारा फार्मूला छूट जाता है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला तुमको रिकॉल हो जाता है। तो एक वन शॉट जो है इसको देखना बहुत जरूरी है। ये हम तो टारगेट में है कि पूरा फिजिक्स का फार्मूला तुमको बता के देखते हैं कितना होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम फार्मूला जो याद रखोगे तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ फार्मूला हो सकता है। हाँ सो क्या हो जाता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर हो जाएगा e by m, और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि तुम लिखोगे तो ये हो जाएगा a टॉप, यानी हो जाएगा e बटा m इनटू कितना हो जाएगा टॉप। और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगा e टॉप बाय m, इसको बोलते हैं हम आयनिक मोबिलिटी। इसको क्या कहते हैं हम, इसको म्यू से डिनोट कर सकते हैं, और ये मेरा होता है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का ये भी और ये फार्मूला होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और भी फार्मूला होता है vd इज इक्वल टू होता है जॉनी j बाय क्या ne, ये होता है हम लोगों का जॉनी j बाय क्या हो गया ne, और J इज इक्वल्स टू, इसको और भी हम ब्रेक करके लिखिए तो I, J बराबर क्या होता है करंट डेंसिटी I बाय A, तो I बाय A एंड E। यदि हम आयनिक कंडक्टिविटी का यदि हम फार्मूला लिखें तो एक हम लोग का होता है Ne म्यू, और म्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय Ne भी एक फार्मूला होता है हम लोगों का आयनिक मोबिलिटी का। आयनिक मोबिलिटी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम लोगों का होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है जैसे J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, और स्केलर फॉर्म क्या हो जाता है V इज इक्वल्स टू I। ये सब ओम्स लॉ हो गया, क्या हो गया ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A। हम स्ट्रेचिंग के केस में एक फार्मूला लिखते हैं रो इनटू L स्क्वायर अपॉन V। यहाँ पे R वेरीज एज L है, और यहाँ पे R वेरीज एज क्या है L स्क्वायर। ये कब होता है जब खींचते हैं, एक छोटा सा वायर मिला इसको खींच के बनाते हैं, तब हम देखेंगे कि ये R स्क्वायर का प्रोपोर्शन होता है। या फिर यहाँ पे रो इनटू V अपॉन A स्क्वायर भी लिखोगे, रो इनटू V अपॉन पाई स्क्वायर r टू दी पावर 4, यानी r टू दी पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रख सकते हो। KVL KCL तो आप जानते ही हो, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आउटगोइंग करंट I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये हो गया KCL। अच्छा KCL किस पे आधारित है, इस कंजर्वेशन पे, चार्ज कंजर्वेशन। और KVL किर्चॉफ वोल्टेज लॉ किस पे आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन। किस पे आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में चार रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड होता है, चार रेजिस्टेंस का इस तरह का एक कनेक्शन होता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब हो गया कि PQ और ये RS है, तो R और S के बीच का जो है PV है, VRS का मान सबसे पहले 0 होगा, IRS का मान क्या हो जाएगा 0। इस ब्रांच से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, और इसका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है R2 R3 R4। तो ये रेशियो हम लोग इक्वल ले लेते हैं, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। इसमें छोटा-छोटा क्वेश्चन आ सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम लोग का डिस्कशन हो सकता है पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर का एक बहुत छोटा सा डिस्कशन लेके आते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या है, वायर है, और इसको एक हम वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिए। इसमें यहाँ पे एक यदि हम लोगों का रेसिस्टेंस भी है रियोस्टेट का, और ये मेरा पोटेंशियोमीटर है, इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, और ये हम लोग का आरपी पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस है।
सो पोटेंशियोमीटर का हम लोग का जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि मेजरिंग वोल्टेज जो है V इज इक्वल हो जाता है kx, जहां x क्या है ये और k क्या है, k है पोटेंशियल ग्रेडियंट, k क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो V इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हम लिखेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल लेते हैं, ये हो जाता है Vp अपॉन कितना हो जाएगा पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज अपॉन L इनटू कितना हो गया x। अब Vp क्या होगा, तो Vp यदि हम इस जनरल सर्किट के लिए यदि हम Vp लिखे तो Vp इज इक्वल हो जाएगा Ip इनटू Rp बटा L इनटू x। और यदि यहाँ Ip का मान लिखे तो I इज इक्वल टू, इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस हम ले लिए, E ले लिए और टोटल रेजिस्टेंस मिलेंगे तो R प्लस Rp प्लस RH इनटू L इनटू Rp इनटू x। ये हम लोगों का एक जनरल फंडा है पोटेंशियोमीटर का। कंटिन्यू। पोटेंशियोमीटर को हम लोग रिवीजन करेंगे, ये हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी गेस रहता है। देखो एक ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का हम लोग का कुछ कांसेप्ट होता है, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में यदि हम लोग मान लो कि हम तीन ही सेल को पहले हम ग्रुप करें, तीन सेल को यदि एक हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से सीरीज में जोड़े और फिर तीन सेल को हम तीन सेल हैं मान लो इसके हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरह से शो कर रहे हैं, इसको हम पैरेलल में हम ऐड करें तब इसका एक इक्विवेलेंट सेल क्या होगा, इक्विवेलेंट सेल क्या होगा, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो सकता है। यदि ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, इसका R1 R2 R3, इसके लिए यदि एक सेल यदि हम लिखे तो इसका E इक्विवेलेंट हम लेंगे तो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड R इक्विवेलेंट इसका यदि हम लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसको हम एक्सटर्नल लोड से R से क्या करना है कनेक्ट कर देना है। इस तरह से यदि हम लोग का यहाँ पे यदि अलग अलग है E1 R1 E2 R2 E3 R3 तो इसका जो हम तीनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे E इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 इनटू कितना R इक्विवेलेंट, ये हम लोग का फॉर्मूला होगा। और 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन। तो मैग्नेटिज्म में यदि हम देखें कुछ फार्मूला शॉर्ट में हम लोग सब कुछ समझ देख लेते हैं। मैग्नेटिज्म में यदि हम फार्मूला देखें तो हमको सबसे पहले बायोट देखना है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में क्या होता है B म्यू नॉट बाय क्या होता है 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर और इसका वेक्टर फॉर्म यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस r अपॉन मॉडुलस ऑफ r का होल क्यूब। यदि हम लोग का दो इलेक्ट्रॉन से यदि हम लोग मूव कर रहे हैं या कोई एक इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का मूव कर रहे हैं मान लो इसको लेकर के यहाँ पे r डिस्टेंस में मैग्नेटिक कोई चार्ज मूव कर रहा है, लेट चार्ज मूविंग वेलोसिटी, इसको लेकर यदि r डिस्टेंस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, देखो इसको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। IDL जब भी हम लिखते हैं तो ये क्यूब ही आ जाता है, समझ रहे हो। सो B इज इक्वल टू यदि हम लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL की जगह आ गया क्यूब ही क्रॉस r अपॉन क्या IDL के लिए क्यूब ही क्रॉस r अपॉन मॉडुलस ऑफ r का होल क्यूब, ये फार्मूला हो सकता है। मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, राइट। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होता है बताओ, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होता है आप जानते हो, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज यदि हम मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम छोड़ दिए हैं तो इस पे फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस कितना हो गया B, F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस V। और यदि हम लोग किसी करंट एलिमेंट पे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट है IDL और इसका यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दे और इस पे यदि हम फोर्स निकालें तो क्या होगा, सो F इज इक्वल टू IDL क्रॉस क्या हो जाता है B, IDL क्रॉस क्या हो जाता है B
B हो जाते हैं। और यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करे और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करे, तब हम लोगों को एक चार्ज पे फोर्स कितना होता है, तो F इज इक्वल टू QE और प्लस Q इंटू क्या हो जाता है जी, V क्रॉस B। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, यदि एक कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड वे में मूव कर रहा है, यानी इसका चार्ज पार्टिकल के पाथ में किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं है, बट यहाँ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो यहाँ E भी परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे हमको फार्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू B क्रॉस B, सिमिलर टू E इज इक्वल टू B क्रॉस C इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये कब होता है, ध्यान दीजिएगा, when net force on charge is zero, when net force on charge is zero, on charge is zero, तब हम लोगों का ये फॉर्मूला होता है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज होता है। सो यहाँ पे आप एक, यदि कोई स्ट्रेट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, अल्फा बीटा ये एंगल है, तो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये डिस्टेंस हम लोग का r है, इससे I करंट फ्लो हो रहा है, तो I अपॉन r एंड दिस इज sin अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, sin बीटा, sin अल्फा प्लस sin बीटा। और सिमेट्रिकली यदि इसको हम रखें, मतलब कि इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तब कितना होगा फील्ड बताइए, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, ये I और ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स r है, तब B इज इक्वल टू, यदि आप रखेंगे फार्मूला, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड दिस विल बी I अपॉन r एंड दिस विल बी 2 sin थीटा। यदि वायर इनफिनिटली लॉन्ग है तो थीटा 90 डिग्री ले लेते हैं, तो इनफिनिटली लॉन्ग यदि हो, कैसा हो, इनफिनिटली लॉन्ग हो, तब इसके लिए यदि हम लिखे, इसके लिए यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या हो गया ये, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा हम लोग को 2I अपॉन r। यदि वायर इनफिनिटली लॉन्ग है तब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाय r। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख लेते हैं हम, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। देखो यहाँ पे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, इसका लेंथ L कंसीडर किया जाता है, L लेंथ पे जो फोर्स लेंगे जो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन r इतना हो जाएगा L। और यदि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। एक यदि हम लोग करंट कैरिंग ये है I है, देखो ये हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन का भी केस रहता है, यदि I करंट यहाँ से फ्लो होता है तो इसके एक्सिस पे जो है हम लोग का यहाँ पे क्या होगा फील्ड। ओके, ये यदि हम लोग का A है, इसको यदि हम x मान लेते हैं और I करंट फ्लो हो रहा है एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑन एक्सिस ऑफ रिंग के एक्सिस पे यदि हम B लिखे तो हो जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I into pi a square, 2I into pi a square अपॉन कितना, a square plus x square to the power कितना हो जाता है। इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन r3, जहाँ पे r इज स्लाइंट एज का हम लोग का r। तो देखो एक जो ये जो हम लोग का करंट कैरिंग लूप होता है, ये स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करते हैं, स्मॉल मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये डाइपोल की वजह से जो है एक्सिस पे यही फील्ड होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन r3। तो ये हो गया। चलो साइक्लोट्रॉन का थोड़ा सा कुछ कांसेप्ट रहता है, साइक्लोट्रॉन, इस पे हम लोग कुछ फार्मूला जो हम याद रखते हैं। इस साइक्लोट्रॉन में क्या है, यदि हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को प्रोजेक्ट कर दे तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। और सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, यदि इसका वेलोसिटी v है तो टाइम पीरियड क्या होगा,
सो रेडियस इज इक्वल टू होता है मैं भी बटा क्या क्यों वे, और टाइम पीरियड बराबर होते हैं 2 पाई r अपॉन कितना v, और देखो r की जगह यदि हम ये रख लें तो कितना हो जाएगा बताओ 2 पाई बाई v, और r की जगह कितना mv बटा क्यों वे, तो ये कट गया तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई m अपॉन कितना हो गया qb, इसलिए फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा बोलो qb बटा 2 पाई m। यदि साइक्लोट्रॉन में T का शेप r है तब इसका कभी हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और ये हो जाएगा हाफ m, और v का मान यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं qrb बाय कितना हो जाएगा m, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। सो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इन साइक्लोट्रॉन कितना हो जाएगा हाफ q स्क्वायर r स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन कितना हो गया m, ये भी इसका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन को आएगा कि टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं, तो नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे आप कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को ब्रीफ में हम तुमको डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सबसे पहला फॉर्मूला याद रखो V इज इक्वल टू होता है म्यू H, और हम कह सकते हैं D इज इक्वल टू कितना हो गया म्यू H, एक फॉर्मूला हो गया। H को हम क्या कहते हैं, H इज इक्वल टू B अपॉन कितना हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ H को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, D को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक हम लोग यहाँ टर्म डिफाइन किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, याद फोकस करना थोड़ा सा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, सो R इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है m, यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पर देखो यदि एक बार मैग्नेट का एक हम सिचुएशन है तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका पोल स्ट्रेंथ इनटू t, इसको हम लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू t, और वॉल्यूम को हम ले सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू t, तो ये भी हो सकता है। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का हमको फार्मूला हो गया I is equals to m by a। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है जीटा, जीटा इज इक्वल टू होता है हम लोग को I अपॉन H, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो यहाँ जीटा का यदि हमको यदि डेफिनेशन कोई पूछ ले तो कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल, इनसाइड अ मटेरियल क्या होता है, इनसाइड अ मटेरियल यदि लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, ये हम लिखते हैं म्यू नॉट इनटू H प्लस I। देखो यहाँ एक सिंपलीफिकेशन आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू H प्लस I, और यदि इसको तुम सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट H प्लस इसको हम जीटा H लिख सकते हैं। सो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 1 प्लस जीटा इनटू H। अब देखो 1 प्लस जीटा को हम बोलते हैं, 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको हम कहते हैं म्यू r। क्या कहते हैं इसको म्यू r इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस जीटा, तो म्यू r इनटू H। यहाँ पे हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी का एक फार्मूला आ गया। देखो रिलेटिव, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेटिव परमिएबिलिटी का यदि हम देखेंगे परमिएबिलिटी
रिलेटिव परमिएबिलिटी का यदि यहाँ पे हम रिलेशन देखें, सो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस जीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक मटेरियल जो है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है हम लोगों का तीन तरह का होता है। एक होता है हम लोगों को डायामैग्नेटिक, जानते हो डायामैग्नेटिक, एक क्या होता है पैरामैग्नेटिक, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सुने होंगे। डायामैग्नेटिक में इसके ऑर्बिटल में हर एक सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में रहेगा। डाया तो इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स किसमें रहेगा, पेयर्स में रहेगा, तब ये हो जाएगा क्या डायामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होगा, जैसे इसमें एक ही है, इसमें दो हो सकता है, तो ये क्या होगा, यहाँ कुछ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक का जो है मैग्नेट, इसमें बहुत सारा मतलब ये जो मैग्नेटिक डोमेन होता है अलाइन होता है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इस सबसे बहुत अधिक होता है। तो देखो ये जो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करता था, ओके, और यहाँ पे कोई एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हम इंसर्ट कर दें, यहाँ पे हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो तुम देखोगे वो कैसा हो जाएगा, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का कैसा हो जाएगा, ध्यान देना, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो यहाँ पे वो फैल जाएगा, रिपेल करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जबकि ये पैरामैग्नेटिक जो है, यहाँ से यदि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यदि पास करे और यहाँ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये जो है अब ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो जीटा का मान है, ये जीटा का मान जो है वो -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, किसके लिए, अब देखो जीटा -1 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो म्यू आर का मान क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, किसके लिए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो डिफरेंसेस में ये सब चीज काउंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपको डायामैग्नेटिक। जबकि यहाँ पे हम जीटा का मान लेंगे तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी म्यू आर का मान जो है 1 से 0 से बड़ा होता है और एक कोई पॉजिटिव संख्या होगा, मान लो 1, उससे छोटा होगा, समझ लो ना, या इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इससे छोटा। तो इसका मान जो है 1 से बड़ा होगा और एक कोई पॉजिटिव संख्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी 1 से बड़ा होता है, म्यू आर का मान 1 से बड़ा। और इसमें यदि म्यू आर का मान लोगे तो ये 1000 से भी बड़ा होता है, ऑलमोस्ट म्यू आर का मान 1000 से बड़ा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रखने के पश्चात डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और घट ही जाता है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ता है और फेरोमैग्नेटिक उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये रिलेटिव स्टडी हो गया डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो अर्थ मैग्नेटिज्म का भी हम छोटा सा एनालिसिस तुमको 1-2 लाइन में तुमको बताएंगे। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये मेरा अर्थ है, तो ये हम लोग का एक ज्योमेट्रिक मेरिडियन होता है और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। सो ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा और इस दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन, उसको क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन। इसके अलावा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा, मान लो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ये है और यदि इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल यदि हम लोगों का अल्फा है तो अल्फा को हम कहते हैं डी। तो यहाँ दो टर्म्स होता है, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन, उसको क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन, और इसको कहते हैं हम लोग डिप। तो ये मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो यहाँ पे BH बराबर यदि तुम लिखोगे तो BH बराबर होता है B cos अल्फा और BV बराबर हो जाता है हम लोग को B sin अल्फा। तो ये थोड़ा सा याद रखो। देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट मान लो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसको हम कहते हैं डी।
और फिर ये टिप हो गया, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट हम किसी पोजीशन पे ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो हम लोग है, तो यहाँ पे यदि तुम लोगे तो यहाँ पे मैग्नेट एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान 0 डिग्री होता है, जबकि यहाँ पे अल्फा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार आता है कि इक्वेटर, ये क्या हो गया हमको इक्वेटर हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग इक्वेटर, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे ये जो डीप है ये तो कांस्टेंट होता है, डिक्लिनेशन कांस्टेंट होता है। ओके, इसमें वेरिएशन नहीं होगा पोजीशन के साथ, डिक्लिनेशन में कोई चेंज नहीं होता है। हमको चेंज किसमें होगा डीप में, किसमें चेंज होगा डीप में। तो डीप जो है हम लोग का इक्वेटर पे होगा 0 डिग्री, और यहाँ पे जो है डीप डायरेक्ट क्या रहता है 90। यानी तुम एक मैग्नेट को लेके जाओ इक्वेटर से, इक्वेटर पे यदि मैग्नेट ऐसे है तो डीप वहां पोल पे जाते जाते मैग्नेट कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा इधर, इधर साउथ पोल कहां चला जाएगा ऊपर वर्टिकल ऊपर। तो यहाँ डीप जो है अल्फा 90 डिग्री होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है। तो ईएमआई का कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ईएमआई बोलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे एंड लेंज लॉ हम सबसे पहले जानेंगे। लेंज लॉ यही एक लॉ ही है, और इसी पे हम कुछ स्पेशल फार्मूला और रिजल्ट लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे तुम गौर करना। तो फैराडे एंड लेंज लॉ क्या होता है, अच्छा सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, φm बराबर हो जाता है हम लोगों को v डॉट a, और इसका यूनिट होता है वेबर। याद रखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है v डॉट a, और यूनिट क्या होता है इसका वेबर। और E यदि हम यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा -d∅m बाय कितना हो जाएगा dt। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर हो जाता है। और इसका कई सारा फॉर्मेट है, जैसे I यदि हम लिखे तो I बराबर हो जाएगा E/R, तो हम इसको लिख लेंगे -1/R d∅ अपॉन कितना हो गया dt। तो देखो I dt होता है करंट, सो I dt इज इक्वल टू हो जाएगा -1/R d∅, और इसी को हम कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहेंगे, Q हो गया चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड चार्ज बराबर हो जाता है -ΔΦ अपॉन R, यानी चेंज इन फ्लक्स φ2 φ1 अब बटा क्या हो गया R। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो गया ईएमएफ, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट, और ये हो जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लिखे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लिखते हैं तो इसके लिए फार्मूला आ जाता है E डॉट dl इज इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा d∅m बाय d∅m बटा कितना हो जाएगा dt। ये हो गया हम लोग को इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया फैराडे एंड लेंज लॉ से रिलेटेड फार्मूला। E बराबर कितना -d∅dt। तो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछेगा, देखो φ 3 - 40, तो E बराबर क्या होगा, E बराबर हो गया -d∅ कितना dt, तो कितना हो गया 4 हो जाएगा, देख रहे हो ना dt, तो इसका -4 माइनस लगा तो 4। हां, यदि ये हम लोगों का इतना वेबर फ्लक्स था तो इतना वोल्ट हम लोग का ये, और यदि ये मेरा लूप है, लूप से रिलेटेड ये फ्लक्स था, और लूप का कुछ रेजिस्टेंस दे दिया मान लो 2 ओम, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा E/R, तो ये 4/2 कितना एम्पीयर हो जाएगा 2 एम्पीयर। तो ये सब छोटा-छोटा क्वेश्चन हमको क्या करना है, निकाल लेना है। छोटा-छोटा जो है क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर लोगे क्या होता है। देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, अच्छा मोशनल ईएमएफ क्या होता है, ये क्या आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ से मतलब होता है कि यदि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को यदि हम मोशन करने के लिए छोड़ दे तो उसमें ईएमएफ कितना होगा। मान लो ये रॉड है, और रॉड को तो ये L है, इसको v वेलोसिटी से मूव करने के लिए छोड़ दिए, तो इसका E होता है VLV। क्या होता है याद रखना, ये क्या होता है VLV। सो E इज इक्वल टू हम लोग हो जाता है VLV। इस फार्मूला को जरूर याद रखो। मोशनल ईएमएफ। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो आप पढ़े हो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, बोलो कि जब यहाँ I में परिवर्तन होगा, यदि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है और इसमें I में परिवर्तन होगा तो इसमें प्लस में परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सो ईएमएफ इज इक्वल टू -L di अपॉन कितना हो जाता है dt। ये हम लोग का हो गया सेल्फ इंडक्टेंस।
और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ये दो कॉइल में होता है, दो कॉइल के लिए होता है। सो दो कॉइल में यदि हम देखेंगे, यदि हम दो कॉइल यदि यहाँ पे यूज करें, दो कॉइल नियर बाय, तो यहाँ पे जो है कोएक्सियल हो सकता है। तो यहाँ पे करंट यदि I1 में परिवर्तन होगा तो जो है इसमें होगा, और इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू T I1 अपॉन कितना हो गया T। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया सेल्फ एंड म्यूचुअल। देखो एक चीज हम लोगों को छूट रहा था कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है, क्या छूट रहा था, एम्पियर्स लॉ। तो ये भी थोड़ा सा याद रखोगे, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट R इनसाइड। हम रैंडम उठाए और तुम्हारा सारा फार्मूला लिखने लगे, तो ये कोई मेरा प्री प्लान्ड नहीं था कि हम सारा फार्मूला लिखने वाले हैं। हाँ, हमको आज लगा कि हम सारा फार्मूला लिखते हैं दोस्त, बहुत सारा फार्मूला तुमको हम लिख रहे हैं, समझ लो। तो इसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ से ही हम सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर पाते हैं, और ये हो जाता है म्यू नॉट Ni। तुम लोगों को याद है ये होता है म्यू नॉट Ni, और टोराइड भी होता है इसमें, सोलेनॉइड एंड टोराइड। तो टोराइड के लिए क्या हो जाता है, इसमें भी हो जाता है म्यू नॉट Ni। ये तुम समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग को सेल्फ इंडक्टेंस का भी फार्मूला आता है। सेल्फ इंडक्टेंस का यदि तुम फार्मूला यदि तुम निकालोगे, तो मान लो कि यहाँ पे यदि करंट I फ्लो हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट Ni ही तो होगा मैग्नेटिक फील्ड। और फ्लक्स यदि हम लिखेंगे तो इसका बस फ्लक्स जो लिखेंगे तो N B और A हो जाएगा, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है उससे गुना हो जाएगा, और B जो है B जो कि क्या है म्यू नॉट। अब देखो N को हम लिख सकते हैं N by L, तो हम लिख लेते हैं N को N by L। सो फाई इज इक्वल टू हो गया N, और I इज इक्वल टू कितना है N by L, तो N by L, और यहाँ पे A है इनटू I। और देखो ये तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहते हो, तो E बराबर क्या होता है, हाँ माइनस d फाई बाई dt। तो यहाँ भी हम लोग का हो सकता है n स्क्वायर म्यू नॉट A, n स्क्वायर म्यू नॉट n स्क्वायर A, लिखो इसको ठीक से, म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L, और इनटू इसको लिख लेते हैं माइनस di बाई dt। यही जो है मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन। इस तरह से हम सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। देखो ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, हम जो निकाले अभी क्या सेल्फ इंडक्टेंस। देखो ऐसे ही फास्ट में तुमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, एकदम जनरल केस हम लेते हैं। यहाँ दो कोएक्सियल सोलेनॉइड है, मतलब ऐसा सिचुएशन है कि एक बड़ा है, आप उसी के डायमेंशन में एक छोटा सोलेनॉइड लेते हैं जो कोएक्सियली प्लेस्ड है। ओके, कोएक्सियली प्लेस्ड है, छोटा वाला का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और करंट मान लो कि हम बड़ा में फ्लो करवाते हैं, ऊपर से करंट फ्लो होगा। तो बताओ कि वो नीचे वाला जो कॉइल है, नीचे वाला जो सोलेनॉइड है, उसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और किस तरह से उसका जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होना चाहिए। हाँ, दोनों का लेंथ सेम ले लिए हैं। सो यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे हम दूसरा वाला कॉइल को टारगेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे इसके वजह से होगा। सेकंड कॉइल, सेकंड सोलेनॉइड को यदि हम टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे जो फ्लक्स लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, मान लो N2, सेकंड में है नंबर ऑफ टर्न्स N2, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट Ni के लिए हम लेंगे N1 by L, और इनटू कितना हो गया I1, और इनटू इसका एरिया क्या हो गया, ध्यान देना। सो देखो ये हो गया सेकंड कॉइल से लिंक। तो यहाँ पे यदि हम phi2 अपॉन I1 का यदि हम मान लिखे, तो ये हो गया म्यू नॉट N2 N1 A बाई का हो जाएगा N2 N1 A बटा कितना हो गया L, और इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी फार्मूला ऐसा ही होता है, देखो N स्क्वायर की जगह N1 N2 खा लिया है। सो ये हो गया N1 N2 A बटा कितना हो गया L। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल म्यू नॉट N स्क्वायर A बटा कितना हो गया R। इसको था एप्सिलॉन नॉट A बाई L क्या होता था, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट A बाई L, मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई D। वैसे ही एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट, क्या हम बोल रहे हैं समझ रहे हो ना, C के फार्मूला से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये होता था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इसमें हो गया हम लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो है क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गया म्यू नॉट A, अब बटा कितना हो गया L। बस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के होल स्क्वायर का क्वेश्चन होता है ये, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर। और म्यूचुअल में जो है, यही म्यूचुअल में जो है ये कितना हो गया बताओ,
म्यू ए बटा क्या हो गया एल, म्यू ए बटा कितना हो गया एल, और एन स्क्वायर को हम लिख लिए यहाँ पे n1 इंटू कितना लिख लिए हैं n2। सो यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तुम्हारा हो गया। चलो ट्रांसफार्मर का हम लोग जो है हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम लोग का ये कोर होता है और ये मेरा प्राइमरी विंडिंग है और ये क्या है सेकेंडरी विंडिंग है। प्राइमरी तो एक तो दैट होता है कि स्टेप अप हो तो क्या होगा बताओ, स्टेप अप होगा तो क्या होगा n2 बड़ा हो गया n1 से और क्या होगा, और स्टेप डाउन होगा तब क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन होगा तब क्या होगा n1 जो है n1 और ये n2 जो है स्टेप डाउन में n2 जो है वो छोटा हो जाएगा n1 से, मतलब n1 ही ज्यादा हो जाएगा। स्टेप डाउन में n1 ज्यादा हो जाएगा, स्टेप अप में n2 ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? सो यहाँ करंट एंड वोल्टेज का हम लोग का क्या रिलेशन होता है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। यानी यहाँ पे एक रिलेशन लोगे V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू होगा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू होगा I1 अपॉन I2। ये एक खूबसूरत सा रिलेशन है, इसको याद रखोगे ट्रांसफार्मर पे। समझ रहे हो? कितने तरह का लॉस होता है, तो लॉस जो है ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक होता है इस वायर में जो लॉस होगा उसको हम कॉपर लॉस कहते हैं, कॉपर लॉस। और उसके बाद हम लोग का क्या होता है आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। आयरन लॉस के अंदर हम लोग का हिस्टेरेसिस लॉस होता है, हिस्टेरेसिस का एक कर्व होता है, हिस्टेरेसिस एक पॉपुलर कर्व होता है। ये किसका होता है, हिस्टेरेसिस का BH डायग्राम होता है, BH डायग्राम किसका होता है, हिस्टेरेसिस, इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस क्या हो जाता है, हिस्टेरेसिस लूप होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। इसको कहते हैं कोर्सिविटी, कोर्सिविटी। ये क्या होता है, ये जो h जो है h इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I। यदि I 0 होगा तब भी एक क्या होता है, ये कोर होता है। इसका तो डिटेल बहुत पढ़ाया है, उसको छोड़ोगे। ये कोर में जो रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है वही इसका रिटेंटिविटी होता है। इसके एरिया, ये जो एरिया जो है यही लॉस के बराबर होता है। हिस्टेरेसिस लॉस जो है BH कर्व के एरिया इज इक्वल टू लॉस, BH कर्व के एरिया के बराबर हम लोग का क्या होता है यहाँ लॉस होता है। सो AC के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन लेके आ सकते हैं। सो AC में हम लोग का क्या है, आप जानते हो AC में यदि हम लोग का यहाँ पे एक कॉइल को, एक रोटोर को यहाँ पे रोटेट करवाएं, हम लोग रोटेट करवाएं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, NBA cos ओमेगा t। यदि ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा बाय t, तो थीटा बराबर क्या होगा ओमेगा t। ये भी तुम याद रखोगे कि ओमेगा जो है वो टाइम पीरियड के साथ कैसे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेटेड है, तो ये सब कॉमन रिलेशन है, ये आप याद रखोगे। सो फाई इज इक्वल टू हम लोग का हो गया NBA cos ओमेगा t, राइट। सो बताओ EMF बराबर क्या हो जाएगा, EMF बराबर क्या हो जाता है माइनस d∅dt। तो cos का क्या होता है sin, तो ये हो जाएगा NBA ओमेगा और cos का क्या हो जाएगा जी sin ओमेगा t हो जाता है। यही हम लोग का अल्टरनेटिंग EMF है। इसको हम कभी-कभी V=V0 sin ओमेगा t भी लिख सकते हैं। और यदि इसका करंट लिखे तो करंट बराबर क्या हो जाएगा E/R, तो ये हो जाएगा NBA ओमेगा बटा R, और ये हम लिख सकते हैं sin ओमेगा t। तो देखो ये हम लोग का पीक करंट हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का पीक करंट हो गया, और ये हम लोग का पीक वोल्टेज हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया पीक वोल्टेज हो गया। तो पीक करंट क्या हुआ और पीक वोल्टेज क्या हुआ, ये चीज आप समझ सकते हो। I = NBA ओमेगा अपॉन कितना हो गया R, और ये हम लोग का हो गया पीक करंट हो गया, और ये जो हम लोग का क्या हो गया पीक वोल्टेज हो गया, पीक करंट एंड पीक वोल्टेज हो गया। देखो अल्टरनेटिंग
करंट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम कैसे, अच्छा इससे पहले आरएमएस का तुम थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो, डेरिवेशन तो नहीं होगा। आप जानते हो आरएमएस क्या हो जाएगा, यदि आप VR लिखोगे तो V0 बटा कितना हो जाएगा √2, या फिर IR लिखोगे तो I0 बटा कितना हो जाएगा √2। और एवरेज पावर जो हम लिखते हैं वो क्या हो जाता है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट। इसके लिए जो फार्मूला हम लिखेंगे, एवरेज पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम I और V के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। ये I और V है और इसके बीच का एंगल यदि अल्फा है, यदि अल्फा I और V के बीच का फेज डिफरेंस है, देखो I बराबर आप यदि लिखोगे I0 sin ओमेगा t और V V0 sin ओमेगा t प्लस अल्फा, इस अल्फा को हम अभी कह सकते हैं I और V के बीच का फेज डिफरेंस है। क्या है, फेज डिफरेंस। अब यदि फेज डिफरेंस यदि हमको अल्फा है तो पावर फैक्टर इसका क्या होता है बताओ, पावर फैक्टर यदि हम इसका लिखते हैं, पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है cos अल्फा। अब देखो ये भी याद रखने लायक चीज है, एक रेसिस्टर है तो रेसिस्टर का पावर फैक्टर क्या होता है cos अल्फा का मान 1, और ये जो कैपेसिटर है एंड इंडक्टर है इसके पावर फैक्टर यानी cos अल्फा का मान क्या होता है 0, cos अल्फा क्या होता है 0, यानी ये दोनों एलिमेंट पावर कंज्यूम नहीं करते हैं और ये वाला जो है पावर कंज्यूम करते हैं। ये पावर फैक्टर हो गया, ये पावर फैक्टर हो गया, जबकि अलग-अलग सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, अलग-अलग होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि दो अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे जोड़ेंगे या वोल्टेज को हम कैसे जोड़ेंगे। मान लो कि ये मेरा V1 V2 है, इसके बीच का फेज डिफरेंस अल्फा है। फेज डिफरेंस कैसे पता चलता है, तो इसको हम लिखेंगे तो ये V1 ये हो गया V1, तो ये हो गया, मान लो ये हम लोग का है A sin कितना है ओमेगा t, और ये V2 है हम लोग का B sin ओमेगा t प्लस यहाँ पे अल्फा है। इसी अल्फा को यानी इस एंगल को जो हम घटाते हैं उसको फेज डिफरेंस बोला जाता है। और इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज तुम लिखोगे V1 प्लस V2, तो ये भी साइनसॉइडल होगा, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका जो मतलब पीक वोल्टेज होगा, इसका जो पीक वोल्टेज होगा उसको हम वेक्टर सम से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, वेक्टर सम से। सो V विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, V विल बी इक्वल्स टू √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2V1 V2 कितना हो गया cos थीटा, 2V1 V2 cos थीटा हो गया। ये हम लोग का पीक वोल्टेज हो गया, यानी यहाँ पे जो हम लेंगे पीक वोल्टेज, इस दोनों को जोड़ के जो हम लोग को अल्टरनेटिंग वोल्टेज से आएगा उसका पीक ये होगा। देखो यहाँ पे यदि हम लोगों का सिंपल डिस्कशन लेंगे आरएल सर्किट, तो आरएल सर्किट में क्या होता है, आरएल सर्किट में ये रेजिस्टेंस होता है और VL जो है यहाँ लीड करता है, ये I का करंट का फेज है और ये वोल्टेज का फेज है। और यदि इसका हम यदि रेजिस्टेंस का ये डायग्राम ले तो इसका रिएक्टेंस बोलते हैं XL का मान होता है L ओमेगा। देखो यहाँ पे फैक्टोरियली ऐड करोगे तो आरएल सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज यदि तुम लोगे तो ये होगा VR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा VL का स्क्वायर, और ये इधर होगा, ये मेरा हो गया V रिजल्टेंट। सो V इज इक्वल टू होगा, देखो ये इसका पावर फैक्टर होगा। यदि इस सर्किट का यदि तुमसे कोई पावर फैक्टर पूछे cos अल्फा, तो cos अल्फा बराबर तुम लिखोगे VR अब बटा कितना हो जाएगा √VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अब इसका इंपीडेंस पूछा जाएगा तुमसे, क्या पूछा जाएगा, इंपीडेंस। इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू L ओमेगा है, और इंपीडेंस जो है हम लोगों का इसका यदि लिखोगे Z, तो Z विल बी इक्वल टू 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा X प्लस L ओमेगा का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम लोगों का RC सर्किट के लिए है, यदि हम लोगों का RC सर्किट है, यदि RC सर्किट है, ये C है ये R है, तो इसका जो हम लोग कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस लेते हैं XC, तो क्या होता है बताओ 1/ओमेगा C होता है। और इसका यदि इंपीडेंस लिखोगे तो ये सिमिलर वे में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। देखो पावर फैक्टर यहाँ से भी लिख सकते हो, cos अल्फा होता है R/Z, यहाँ भी हो जाएगा cos अल्फा, पावर फैक्टर इसका क्या हो जाएगा R/Z। और हम लोग का होता है RLC सर्किट, क्या होता है RL, और ये क्या है C सर्किट है, ये RLC सर्किट का यदि हम लिखेंगे तो RLC सर्किट का यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द RLC सर्किट,
तो आरएलसी सर्किट में यदि हम वोल्टेज लिखें तो कितना हो जाएगा, आरएलसी सर्किट का यदि हम वोल्टेज लिखें तो ये आर स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VL और माइनस कितना हो जाएगा, VL माइनस VC का क्या होगा, VR का स्क्वायर, V लिखोगे तो, और इम्पीडेंस यदि तुम लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना, इम्पीडेंस हो जाता है आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या फिर Z इज इक्वल टू लिखोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस XL होता है कितना बताओ तुम लोग, ये होता है R ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। और रिजोनेंस के केस में क्या होता है बताओ, रिजोनेंस क्या होता है यहाँ पे, रिजोनेंस के केस में इसी का मान 0 हो जाता है रिजोनेंस। सो रिजोनेंस में हम लोगों का L ओमेगा बराबर 1 बाय क्या हो गया, ओमेगा C ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बाय LC, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC हो जाएगा। ध्यान दो, अब ओमेगा बराबर क्या होता है बताओ, 2 पाई f बराबर हो गया 1 बाय अंडर रूट LC, तो f बराबर कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1 बाय 2 पाई अंडर रूट कितना हो गया, अंडर रूट LC, ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है। देयरफॉर टाइम पीरियड यदि लोगे तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर होता है 1 बाय t, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा LC। तो ये हम लोगों का हो गया RLC सर्किट, ये हो गया हम लोगों को RLC सर्किट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। सो ये RLC सर्किट भी हम लोग समझ गए। तो ये हम लोग लगभग ये जो सर्किट है इसको भी हम लोग डिस्कस करें। यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर यदि तुम लिखोगे क्वालिटी फैक्टर Q0 तो ये होता है XL बाय R या फिर होता है XC बाय R, ये भी तुम याद रखो, छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वालिटी फैक्टर। और इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो मॉडर्न का भी हम रफली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न, सो मॉडर्न में आप देखते हो एएम वेव में जो है, एएम वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ईबीसी एक ट्रिक होता है, E is equals to B क्रॉस क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू यदि यहाँ पे लिखा जाए C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E by B, एक हम लिखते हैं C इज इक्वल्स टू 1 by अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये सब बहुत पॉपुलर फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला होता है, आपको याद रहना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू r एप्सिलॉन r, ये फार्मूला हम लोग का हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, और मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है 1 बाय 2 म्यू नॉट b स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होता है। एम वेव के लिए ये दोनों चीज क्या होता है, इक्वल होता है। देखो यहाँ EBC का एक सर्कल होता है, इसको याद रख सकते हो, EB एंड ये क्या है C, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट में रिलेशन आएगा। यदि आप E इज इक्वल टू लिखे EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, E इज इक्वल टू यदि आप B क्रॉस C एक ट्रिक बना लिए हो तो देखो इसके आगे भी आप निकाल सकते हो, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C क्रॉस E, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C क्रॉस E, और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बटा में C होगा तो यहाँ मॉड C का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा EP, और ये कितना है C, सो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E क्रॉस B हो जाएगा, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E क्रॉस कितना हो जाएगा B, C इज इक्वल टू E क्रॉस B हो गया, C इज इक्वल टू E क्रॉस B होगा, देखो C बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा E बाय B, तो बटा में हो जाएगा हम लोग को मॉड B का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा याद रख सकते हो, ये सब रिलेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है। देखो फोटोन का कुछ कांसेप्ट होता है। सो फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है बताओ, रेस्ट मास इसका कितना होता है 0। एज्यूम्ड मास क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, एनर्जी E is equals to h न्यू, और आइंस्टीन इक्वेशन से लिखो तो E is equals to कितना होता है mc स्क्वायर is equals to h न्यू को हम hc by लैम्डा भी लिखते हैं, तो ये हो गया hc by लैम्डा, c से c कटा दो, तो यहाँ से एज्यूम्ड मास एक हो जाएगा h by mc, h by लैम्डा c, इसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मास। क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मास। और यहाँ से इसका यदि मोमेंटम यदि तुम लिखोगे, क्या लिखोगे,
मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा mc, और mc इज इक्वल टू उनको बच गया h बाय लैम्डा, और यही हम लोगों का मोमेंटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यही से रिलेशन है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मोमेंटम एंड एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, मोमेंटम एंड एनर्जी में क्या रिलेशन होता था, मोमेंटम एंड एनर्जी का रिलेशन क्या है यहाँ पे, सो मोमेंटम एंड एनर्जी, तो देखो एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ से रिलेशन दे देते हैं mc², सो mc मोमेंटम है बराबर हो जाएगा e/c, और हम कहते हैं कि मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू e/c। और एक मेरा कांसेप्ट होता है रेडिएशन प्रेशर का, रेडिएशन प्रेशर U इज इक्वल टू हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर U इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, रेडिएशन प्रेशर हम लोगों का होता है I/C, ये होता है ब्लैक बॉडी के लिए, किसके लिए होता है, ब्लैक बॉडी। और यदि एब्जॉर्ब कर लेंगे आप हीट को, एब्जॉर्ब कर लेंगे हीट को, तब हम लोग का एब्जॉर्ब कर लेंगे रेडिएशन को, तब ये होगा, रिफ्लेक्ट कर देंगे तब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाता है तब क्या हो जाता है, तब रेडिएशन प्रेशर हो जाता है हम लोग 2I/C। तो ये सब पे ऑब्जेक्टिव कुछ न कुछ रहेगा, इसको आप केयर करेंगे थोड़ा सा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब लाइट फॉल करेगा किसी मेटल सरफेस पे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, इस फेनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यदि फॉल होने वाले लाइट का एनर्जी E है और मेटल का वर्क फंक्शन फाई है और इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k max है, सो ये हो जाएगा k max इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये E माइनस फाई होता है। अब यहाँ हम k max E और फाई के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे E के लिए हम क्या सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, E के लिए हम लिख सकते हैं h न्यू या फिर hc अपॉन क्या हो गया लैम्डा, और यदि कहीं ट्रांजिशन से हमको E मिल रहा है तो ट्रांजिशन का वेवलेंथ हो जाएगा, जैसे E बराबर कहीं कहीं हो जाता है बोर्स मॉडल, यदि हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z² इनटू 1/n1² 1/n2²। E का कई तरह का एक्सप्रेशंस हो सकता है, इस तरह से फाई भी आपका वर्क फंक्शन है, ये किसी खास मेटल के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में h न्यू नॉट लिख सकते हैं या hc बाय क्या लिख सकते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना आपका शो होगा, इस तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ रहेगा, अधिक रहेगा तब नहीं होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, यानी इससे अधिक होना चाहिए और इससे अधिक नहीं, इससे क्या होना चाहिए वेवलेंथ कम होना चाहिए और इससे जो है इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये हम लोग का कांसेप्ट है। और k max के लिए क्या होगा, सो k max और हम हाफ mv² लिख सकते हैं, नहीं तो हम EVS लिखते हैं। यहाँ VS हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम एक दो फॉर्मेट में तुमको हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे हम h न्यू फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में लिखिए प्लस फाई, अब प्लस k max के लिए हम EVS लिख लिए, तो यहाँ से EVS इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब VS स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा h बाय E न्यू माइनस फाई अपॉन E, और इसका एक ग्राफ आता है कि ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट होगा, देखो इसका जो स्लोप है यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का यदि ग्राफ खींचा जाए तो इसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये स्लोप किसके बराबर होता है, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय E। और जो ये y एक्सिस को कट करेगा वो कहां पे कट करेगा, सो ये कट हम लोग का हो गया वर्क फंक्शन अपॉन E पे, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कहां पे कट करेगा, यही इसका होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इसका होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो सेल का यदि एक टिपिकल ग्राफ खींचते थे आप लोगों को याद है होगा, तो फोटो सेल में जो आपको मैक्सिमम करंट यदि आपको जो मिलता है ये करंट है, ये क्या है करंट,
और ये है अप्लाइड वोल्टेज, प्लेट वोल्टेज, इसको हम कहेंगे प्लेट वोल्टेज। तो ये प्लेट वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ लेंगे, यहाँ से एक टिपिकल ग्राफ हम लोग को आता था। कैसे आता था? ये हम लोग का एक टिपिकल ग्राफ आता था, समझ रहे हो? और ये मैक्सिमम करंट जो है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। ये किस पे डिपेंड करता है? जैसे यहीं पे हम एक दे देते हैं, जैसे ये हम लोग का ये 60 वाट का बल्ब है, तो ऐसे यदि 40 वाट का ही बल्ब होगा, 60 वाट और 40 वाट, अब देखो ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। यदि आप ऐसे ग्राफ, कई सारा ग्राफ हम डिस्कस किए, तो ये यदि मान लो कि 40 वाट है, लेकिन ये अभी रेड है और ये ब्लू है, तो ब्लू का फ्रीक्वेंसी अधिक हो गया तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा बनिस्बत रेड के। रेड और ब्लू में किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अधिक होता है? ब्लू का। रेड और ब्लू में किसका? ब्लू का। और यदि 40 वाट और 60 वाट में किसका ग्राफ ऊपर जाएगा? 60 वाट वाला। तो वाट से कौन डिटरमाइन होता है? इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी से डिटरमाइन होगा यहाँ मैक्सिमम करंट क्या होगा। यहाँ पे कुछ ड्यूअल मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कुछ फार्मूला हो सकता है। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम फार्मूला नहीं बताएंगे, आप केमिस्ट्री के बेसिस पे उसको याद रखिए। थोड़ा हम सेमीकंडक्टर का भी कुछ फार्मूला लिख देते हैं, बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग कुछ देखेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/p, या फिर हो जाएगा h/√2me, या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा h/√2mev। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया 2mev। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन है। सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट का हम थोड़ा सा ब्रीफली हम कवर कर लेते हैं। लॉजिक गेट आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का फार्मूला खुद से जो है देख लेना है रिवीजन के लिए। लॉजिक गेट का फार्मूला यदि हम देखें तो आपका ये लॉजिक गेट या लॉजिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, तो इस तरह का जो डायग्राम होता है ये होता है और गेट का, और यहाँ लॉजिक एक्सप्रेशंस होता है a+b। ब्लॉक टाइप से यदि आप इसको बनाते हैं इस तरह का ब्लॉक टाइप का, तब ये हम लोगों का होता है a और b, और ये इस गेट को हम कहते हैं लॉजिक एक्सप्रेशंस हो गया ab, और इसको हम कहेंगे और गेट, और इसको कहेंगे हम लोग एंड गेट। और को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए हम क्या बना सकते हैं, यदि इसमें हम नॉट यदि ऐड कर दे तो ये हो गया हम लोगों को नॉर गेट। क्या हो गया? नॉट मतलब नोट, और नॉर मतलब क्या होता है आप जानते हैं, ये a+b के ऊपर में नॉट लगा देंगे तो नॉर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो ये जो हम लोग का गेट है ये हम लोग का हो जाएगा नैंड गेट। यदि ये a और b है तो यहाँ पे ab का नॉट ये हम लोग का हो जाएगा नैंड गेट। नॉट गेट का एग्जांपल ऐसे होता है, ये सब आपके सिलेबस में। वैसे एक जॉर गेट भी होता है जिसका a सैंपल होता है, देखो ऐसे। ये हो गया XOR जॉर गेट, और इसका एक्सप्रेशन होता है ab0 + a0। तो ये सब आपका डिफरेंट गेट है। आप इसका ट्रूथ टेबल लिखना जानते हो, TT, अभी ये हमको बताना नहीं है। हाँ देखो यहाँ पे दो तरह का होता है, जैसे एक क्वेश्चन हम देखिए इसमें ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो 0 + 0 कितना होगा? 0। ये एडिशन का ही बात होगा, इसका बात होगा एडिशन। 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। 1 + 1 कितना होगा? 1 0। 1 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। और यदि आप लॉजिक ऑपरेशन का बात करोगे, किसका बात करोगे? लॉजिक ऑपरेशन का यदि आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा? लॉजिक ऑपरेशंस। सो लॉजिक ऑपरेशंस में आप कुछ चीज याद रखोगे कि 0 + 0 तो 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 भी 1 होता है, 1 + 1 भी 1। ये लॉजिक ऑपरेशन है ना कि एडिशन। एडिशन में 1 + 1 1 0 होगा, रिमेंबर इट। इस तरह से यदि हम 0 × 0 लेंगे तो 0, 0 × 1 लेंगे तो 0, 1 × 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 1 × 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ये मेरा लॉजिक ऑपरेशन हो गया। इसके साथ यदि कुछ फंक्शन के साथ यदि हम ऑपरेशन ले, तो देखिए जैसे a b पे कंजुगेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले कुछ एक्सप्रेशंस ले लो। जैसे a + 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? a × 1 लेते हैं तो कितना हो जाता है? a + 0 लेते हैं तो कितना हो जाता है? a + a कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा? a + a कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा? a + a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, और a.a कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 0। a.a कॉम्प्लीमेंट हम लोगों का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो ये सब कुछ बेसिक ऑपरेशन है। यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ यदि लेंगे तो a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट यदि लेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट है तो a का कॉम्प्लीमेंट इनटू कितना हो जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट, और ab का कॉम्प्लीमेंट यदि लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a कॉम्प्लीमेंट प्लस कितना हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा हम लोग। तो ये हम लोग कुछ लॉजिक ऑपरेशंस हैं, इसको याद रखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे डायोड, ये हम लोग का कैसा डायोड है, ये जनरल पर्पस डायोड है। ये हम लोग का कैसा डायोड है बताओ, ये जीनर डायोड है। और एलईडी होता है, ये जीनर है, एक एलईडी होता है, ये एलईडी लेड डायोड है, लेड डायोड है, जीनर डायोड है। यहाँ से लाइट, एक फोटो डायोड होगा, फोटो डायोड पे यदि लाइट फॉल करेगा तो यहाँ से क्या होगा, करंट बाहर निकलेगा। डायोड कैरेक्टरिस्टिक यदि आप देखो तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, ये डायोड कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये फॉरवर्ड रीजन है, ये रिवर्स बायस रीजन है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस आपको जानना चाहिए क्या होता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आता है, जो हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है वहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बट फुल वेव फ्रीक्वेंसी, फुल वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी दुगुना हो जाता है। इस पे क्वेश्चन होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर होता है जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जहां डोपिंग किया जाता है। यदि आप ट्राइवैलेंट यानी BAL ये सब यदि आप करेंगे तो ये ट्राइवैलेंट है, क्या है, ट्राइवैलेंट, और ये आपको होल एक्स्ट्रा देगा, और आपको जो यहां से है p टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। यदि आप ट्राइवैलेंट यदि लोगे तो p टाइप, और पेंटावैलेंट देखो 5 है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसमें। तो पेंटावैलेंट के इससे जो इमर्सन से जो है ये आपको n टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। p टाइप में होल्स, pH होल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब n टाइप में निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है विद कंपेयर टू होल। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, Ni into Np is equals to कितना हो गया, हाँ ये हो गया Ne into Np is equals to Ni का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो ये सब आपका बहुत सारा बातें हैं। हाँ ये हाँ एक चीज आप जरूर याद रखो, यहाँ भी एक EBC का आपको हम लॉजिक देंगे कि इमीटर करंट, आप किसका बात हो रहा है अभी, ट्रांजिस्टर का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, ट्रांजिस्टर। दो तरह का होता है, PNP और NPN। तो यहाँ इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट में क्या रिलेशन होता है, तो I इज इक्वल टू हो जाता है IB प्लस IC। देखना इसको ध्यान से, I इज इक्वल टू IB प्लस क्या हो जाता है IC, और यहाँ करंट गेन फैक्टर होता है अल्फा बीटा, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो आप IC से हर एक टर्म्स में आप भागा दे करके देख लो, IC से हम क्या किए, भागा दे दिए। अब इसको हम कहते हैं अल्फा, लेकिन ये 1 बाय अल्फा हो गया, और इसको कह दिए 1 बाय बीटा अब प्लस 1। तो अब यहाँ से तुम देखो, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू लिखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बीटा बटा बीटा प्लस 1। हाँ और भी रिलेशन इसको लिखोगे तो 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मेन रिलेशन हुआ। यहाँ से अल्फा बीटा का रिलेशन पे जो क्वेश्चन रहेगा वो आप कर लोगे। अल्फा बीटा में रिलेशन पे जो क्वेश्चन रहेगा वो इस कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का ये क्वेश्चन होता है। तो ये सब है। अभी बहुत फास्ट में पूरे बुक को कवर करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हम मैक्सिमम फार्मूला डिस्कस करने का प्रयास किए, और जो बच्चे इस सारे फार्मूला को एक बार देख लिए, रिवीजन कर लिया, आई थिंक उसको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। बहुत सारा फार्मूला जो है उसका रिविंड हो जाएगा, और उसका पूरा एक हिसाब से रिवीजन हो गया ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का आप इस मोमेंट में इससे अधिक रिवीजन करने का जरूरत नहीं है। सो सारे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, 1 तारीख से जो फिजिक्स का एग्जाम है उसमें अपीयर होने से पहले ये सारा वीडियोस जो है शुरू से अंत तक जरूर आप देखो, और मेरा शुभकामना है आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक, आप सब बहुत अच्छे करो बोर्ड में, बहुत अच्छा मार्क्स लाओ, और फिर कमेंट करके हमको बताओ कि तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम में कितना क्वेश्चन आज के डिस्कशन से आया, आज जो ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस किए उससे आपको कितना हेल्प हुआ, ये कमेंट करके आपको बताना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।